हेलो दोस्तों, नमस्कार। द सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। गाइस, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट। इस समय हम बात कर रहे हैं PT365 का अपडेटेड वर्जन, जो 5 मार्च और अप्रैल को कवर किया है। यानी कि अप्रैल 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021 को कवर किया हुआ है। यानी कि अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल का पार्ट फर्स्ट आ चुका है। ये इसका अपडेटेड वर्जन है गाइस। तो आप देख सकते हैं, हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। सो प्लीज़ बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और लाइक और व्यूज़ का तो आपको पता ही है गाइस, आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं, इतना तो बनता है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमने इसका एक फर्स्ट पार्ट बना दिया था जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था, इस टॉकिंग अबाउट कॉलेजियम सिस्टम से। अब दूसरा टॉपिक है हमारा सेडिशंस लॉ से रिलेटेड है गाइस। तो हम ये कवर करेंगे। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स, 10 से 12 मिनट के टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करें सेडिशन लॉ इन इंडिया में। ये काफ़ी क्वेश्चन अराइज हो सकता है इस बार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहेगा इस न्यूज़ में। एक्चुअल में क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया इस समय एक ऐसा प्लेन जो कि अर्ज किया था किसने, भैया री एग्जामिन करो जो आपकी जो 100 सेक्शन 124A यानी कि 124A है IPC का, उसको री एग्जामिन करने के लिए बोला था। एक ऐसी प्लेयर डाली थी सुप्रीम कोर्ट में जो डील्स करता है, यानी कि सेक्शन 124 से IPC डील्स करता है सेडिशन के अकॉर्डिंग, सॉरी सेडिशन के साथ ये डील करता है। तो बात कर रहे हैं, देखो हम पहले प्रीवियस कंसेंट देखते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में कुछ ऐसे जजमेंट दिए हैं किसके अपॉन टू सेडिशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसी के अकॉर्डिंग, इसी को बेस मानकर सेडिशन लॉ पे आजकल क्या है, बहुत सारे प्रोविज़न तैयार किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो 1962 के हियरिंग में ऐसा हुआ कि कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी अपॉन टू सेडिशन लॉ, उन्होंने कहा कि दिस पावर वाज रिक्वायर्ड द स्टेट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। यानी कि जो पावर है वो किसके लिए, स्टेट के द्वारा रिक्वायर्ड है, यानी कि स्टेट को जो कि प्रोटेक्ट कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टेट के अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन के, जो कोई अगर ऐसा भड़का हुआ ऐसी कोई स्पीच देता है, ऐसा कोई असेंबली करता है जिससे प्रॉब्लम होती है पब्लिक ऑर्डर में या पब्लिक पीस में, तो उसके लिए ये सेडिशन लॉ था। तो इट इज़ एडेड, यानी उन्होंने एक वाइटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कैवियर लाया। उन्होंने कहा कि इसमें 1962 के केदारनाथ वर्सेस बिहार ऑफ स्टेट में कि भैया कोई पर्सन अगर ऐसा प्रोसिक्यूटेड होता है किसके, सेडिशन लॉ के लिए, किस केस में, अगर वो ऐसा पाया जाता है इट हैज़ कॉज टू इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, यानी कि वो किसी भी वायलेंस को इंसाइट करता है, यानी कि भड़काता है, और उसका इंटेंशन और टेंडेंसी ऐसी है कि वो भैया पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है या फिर ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है जो कि पब्लिक पीस को हार्मफुल हो, पब्लिक पीस के लिए हार्मफुल हो या प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ऐसा कहा गया केदारनाथ वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार केसेस में 1962 में, कि भैया अगर ऐसा कोई केस है तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट सेडिशन लॉ IPC 124A को लागू किया जा सकता है। उसके बाद केस आता है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1995 का केसेस है। ये देखो पास्ट कंसेंट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी क्लैरिफाई किया कि भैया, गैस आप समझ गए ना, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा था कि भैया उसको तभी किसी भी सेडिशन के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा कि जब उसको इंसाइटमेंट टू वायलेंस, यानी कि उसको ऐसा करने के लिए कि वो किसी भी वायलेंस को इंसाइट कर रहा है, यानी भड़का रहा है, या उसका इंटेंशन और टेंडेंसी ऐसी है कि वो पब्लिक डिसऑर्डर को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, या फिर उसका ऐसा कोई पर्पज़ है कि वो पर्पजली इट्स कॉज टू डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, यानी कि पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो ही उसके लिए इट कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन लॉ, जो कि IPC सेक्शन 124 यानी कि 124A के अंडर है। भाई बलवंत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब 1995 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी क्लैरिफाई किया कि भैया अगर कोई स्लोगन चल रहा है, शाउटिंग स्लोगन, यानी कि स्लोगन्स को बोल रहा है, बता रहा है, इट नॉट टू बी द अंडर द रिस्पॉन्स एंड इट डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो सेडिशन के अंडर में है, कोई भी स्लोगन चिल्ला सकता है। बट ये कहा कि जो कि पब्लिक, नो पब्लिक रिस्पॉन्स, अगर ऐसा कोई स्लोगन है इस पर कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन तब की बात है ये। अगर बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ऑन सेडिशन पे, इन्होंने क्या कहा है, 39वीं रिपोर्ट यानी कि 39th रिपोर्ट 1968 में इन्होंने कहा कि भैया इट हैड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिपीलिंग दिस सेक्शन। उन्होंने कहा भैया इस आइडिया को क्या करो, रिजेक्ट कर दो। 42nd रिपोर्ट आई 1971 में,
एक पैनल वो जो चाहता था कि द स्कोप ऑफ द सेक्शन उसको एक्सपेंड किया जाए, कवर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। इन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी की बात की गई, जो क्या कर रहे थे, इन एडिशन टू द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ, जो गवर्नमेंट इसको क्या करे, कोई लॉ बनाए और उसके अंडर में जुडिशरी और लेजिस्लेचर उसके अंडर दो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कवर अप करें। वहीं 26 रिपोर्ट 2017 में भी यही कहा गया कि लॉ कमीशन ने इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेडिशन एंड हेड स्पीच, it providing that the offense of hate speech affect the state indirectly by disturbing public tranquility while the sedition is directly an offense against the state. It is talking about यानी कि वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, देन सेडिशन लॉ चार्ज हो जाएगा, यानी कि सेडिशन चार्जेस उस पर लग सकते हैं। 2018 में भी यही बात की गई कि लॉ कमीशन ने पब्लिश किया कि कंसल्टेशन पेपर, इट रिकमेंडेड दैट इट इज़ टाइम टू रीथिंक और रिपील टू सेक्शन 124 यानी कि IPC 124 ऑफ द इंडियन पीनल कोड a deal with the sedition, and the recent consultation with the paper on the sedition, the law commission has suggested invoking 124A to only criminalize acts. This is talking about only criminalize act it is committed with the intention to disturb public order or to overthrow the government with violence and illegal means. ठीक है गाइस, रिसेंट जो कंसल्टेशन पेपर आया है सेडिशन पर, जो लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है कि अगर आप इन्वोक करते हो 124A को, किस केस में, ये क्रिमिनलाइज, केवल इट्स ओनली क्रिमिनलाइज एक्ट कमिटेड, तो आप पर क्या होगा, क्रिमिनलाइज एक्ट कमिटेड होगा विद द इंटेंशन टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हो, तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आप कोई ऐसा वायलेंस या इलीगल मीन्स लाते हो तो ये सेडिशन लॉ आप चार्ज किया जा सकता है। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं गाइस। अगर ओरिजिनली ड्राफ्ट देखा जाए तो 1837 में ये थॉमस मैकाले के द्वारा लाया गया, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन है, and it was inexplicably omitted when the IPC was enacted in 1860 और 1860 में IPC को इनेक्ट किया गया था। तो ये थॉमस मैकाले हैं, याद रखना, इनका पूछ सकता है UPSC ज़्यादा स्टेट एग्जाम्स। सेक्शन 124 से भी बात कर रहा है, ये इंसर्ट किया 1870 में, यानी कि 1870 में बाई एन अमेंडमेंट, किसी के अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स स्टीफन। ये बैकग्राउंड है गाइस, जेम्स स्टीफन ने 124A को क्या किया, अमेंड किया, किसके द्वारा, इंसर्ट किया 1870 में। उसके बाद इट इज़ द नीड टू स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस, जो कि क्या कर रहा था, स्पेसिफिक सेक्शन था जो डील कर रहा था किसके साथ, सेडिशन के साथ। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द मैनी, बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉ थे जो कि इनेक्टेड हो रहे थे उस समय में, जो कि द वॉइस ऑफ डिसेंट एट दैट टाइम। फर्स्ट केस अगर बात की जाए सेडिशन के अंडर में 1891 में रजिस्टर्ड हुआ, किसकी, वैन जोगेंद्र चंद्र बोस थे, जो कि एडिटर थे किसी बंगोबासी न्यूज़पेपर की। तो उन्होंने क्या किया, इट बुक्ड फॉर पब्लिशिंग एन आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग एज ऑफ कंसेंट बिल। उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को क्या किया, क्रिटिसाइज कर दिया। तो 1891 में पहला केस जोगेंद्र चंद्र बोस पे क्या किया गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जोगेंद्र चंद्र बोस पे रजिस्टर्ड किया गया। आफ्टर दैट बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, द अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद एंड गांधी एंड वेरी मैनी अदर्स सफर्ड इम्प्रेजेंट अंडर। उसके बाद इन सारे लोग हैं जो कि तिलक जी, यानी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, गांधी पर भी सेडिशन चार्जेस लगा के। बात करें सेडिशन की, IPC की बात करें, डिफाइन करता है सेक्शन 124 से एक ऑफेंस, ये कहता है कि भैया एक ऑफेंस कमिटेड करता है, इट ओनली व्हेन एन पर्सन, कोई भी एक पर्सन है जो क्या करता है, ट्रायर इट्स अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन टू हेटेड और कंटेम्प्ट, जो कि घृणा और कंटेम्प्ट कोशिश करता है, कंटेम्प्ट करने की, घृणा फैलाने की, लोगों में आपस में अनपीस फैलाने की, इस एक्सरसाइज और अटेम्प्ट टू एक्जेल डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि डिसअफेक्शन फैला रहा है या पब्लिक पीस को वायलेट कर रहा है। तो ऐसा लॉ है इंडिया में, या जैसे किसी अपने वर्ड के थ्रू, आइदर स्पोकन और रिटन, लिखित में हो या बोलने में हो, या किसी साइन के थ्रू, इट इज टॉकिंग अबाउट विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या अदरवाइज किसी भी तरीके से वो ऐसा वायलेट करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसके साथ IPC की सेक्शन के अंदर 124 के अंदर उसको रजिस्टर किया जा सकता है, केस रजिस्टर किया जा सकता है। डिसअफेक्शन इंक्लूड डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। डिसअफेक्शन का मतलब है कि डिसलॉयल है वो, उसको इंक्लूड किया गया डिसलॉयल्टी को। आप गवर्नमेंट के प्रति अगर डिसलॉयल हैं, दैट ऑल्सो इंक्लूड दैट। तो सेडिशन केस जो है कम्स अंडर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कैटेगरी, दैट ऑल्सो इंक्लूड केस फाइल अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट etc। सेडिशन केस को क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कैटेगरी के अंडर लाया गया है, जिसके अंदर ये सारे
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप, या यूपी है जो 1967 में लाया गया, ये सारे केस अंदर आते हैं। और ये बात करें, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर इसमें ऐसा होता है तो इसकी जो सज़ा है 3 साल तक और लाइफ टाइम भी हो सकती है, और बाद में उसको ऐड भी किया जाता है। ए पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ, उसको गवर्नमेंट के द्वारा उसको गवर्नमेंट जॉब से भी क्या है बाहर किया जाता है, रोका सकता है अगर इस तरह के चार्जेस हैं उस पर। एंड दिस लाइफ विदाउट देयर पासपोर्ट, उसके पास पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें जो भी मतलब गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें उससे क्या छीली जाएंगे इस। तो ये था आपका सेडिशन लॉ, मैंने थोड़ा सा डिटेल किया है अच्छे से, आप एक बार और देख लीजिएगा और बार बार रिवाइज करके आप देख सकते हैं। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो अब तक वीडियो देख रहे होंगे ना, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस, प्लीज़ करना मत भूलिए। हम बात टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। देखो न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या है एक रिप्लाई दिया है फ्रॉम द सेंटर किसी पीआईएल पर। क्या पीआईएल का मतलब गाइस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आप, लक्ष्मीकांत तो पढ़ ही चुके हैं और ऑब्वियस है कि आप रिवाइज कर रहे होंगे बखूबी, तो आप पीआईएल वगैरह ज़रूरी है, ये पढ़ लेना आप, लक्ष्मीकांत में विशेष एक्सप्लेनेशन के साथ है। इट्स सीकिंग जेंडर एंड रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड है ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस फॉर सिटीजन इन द कंट्री। दिस इज टॉकिंग अबाउट गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिप्लाई किया है एक पीआईएल पे जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिगार्डिंग थी। उन्होंने कहा इस सीकिंग जेंडर एंड रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि वो जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल है, यानी ऐसा कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की, एज पर लॉ इट इज़ ए सिंगल लॉ, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर्स, लाइक बात करें सच एज मैरिज है, डिवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी चीज़ पे एप्लीकेबल है जो हमारे सिटीजन्स हैं उन पे। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, टॉकिंग अबाउट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, जो कि डीपीएसपी दिस क्या है नॉन एनफोर्सेबल है गाइस। बहुत सारी डिटेल्स हैं, ये तो छोटा मोटा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैरिज, डिवोर्स और कस्टडी एंड अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस पे लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये रिप्लेस करता है एक ऐसे सिस्टम को जो कि फ्रेगमेंटेड है किसके पर्सनल लॉ के थ्रू, एंड ये करंटली गवर्न करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद रिलेटेड मैटर्स विच डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। इस टॉकिंग अबाउट किसकी बात कर रहा है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड है, ये उनकी भी बात कर रहा है। इस इंटरपर्सनल गवर्नमेंट इंटरपर्सनल्स की भी बात कर रहा है गाइस। आर्टिकल 44 मैंने अभी देखो ऊपर बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि स्टेट सेल एंड यानी कि स्टेट को ये ताकत दी गई है कि वो सिक्योर कर सकता है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने सिटीजन्स के लिए पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स नॉट ऑल ओवर इंडिया, दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट वन टू द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में बहुत सारे पार्ट आते हैं जो कि हमारे इंडियंस ने एक्वायर किए हैं या उनको ड्रॉप कर दिया यानी कि छोड़ दिया है। आर्टिकल 44 द टीपीएसपी का पार्ट है, इस डिफाइन करता है एज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग बात करें, इट्स नॉट जस्टिस सिविल, मैंने अभी बताया आपको। एंड इसका जो प्रिंसिपल है लेड डाउन द फंडामेंटल इन गवर्नेंस, इसका जो प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल है गवर्नेंस करने में। कुछ और बात करते हैं गवर्नेंस ऑफ पर्सनल लॉज इंडिया की बात में। प्रेजेंट लेवल पर देखा है तो कुछ डिफरेंट धार्मिक कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं भारत में जो करंटली क्या करती हैं, गवर्न करनी है सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ, कुछ पर्सनल लॉ को, लाइक कुछ लॉज हैं जिनकी बात कर रहे हैं, कुछ लॉज हैं उनको फोकस करते हैं, जैसे कि मैरिज एंड डिवोर्स लॉ, कस्टडी एंड गार्डियनशिप लॉ की बात हो रही है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस की बात हो रही है, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस की बात हो रही है। ये कुछ ऐसे लॉ हैं जो गवर्न करते हैं किसके, पर्सनल लॉज के द्वारा। जैसे कि हम बात करें हिंदू पर्सनल लॉ, वो कोडिफाइड किया गया है कुछ इन 4 एक्ट्स में। नंबर 1 हिंदू मैरिज एक्ट है, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट, उसके बाद हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो हिंदू पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया है 4 एक्ट में जो मैंने आपको बता दिया। वैसे हिंदू में सिख, जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी इंक्लूड किया गया है और ये लॉ इन पर भी पर्पजफुली एप्लीकेबल हैं। वही बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ इज नॉट कोडिफाइड, मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोडिफाइड नहीं किया गया एज पर एंड इज बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस टेक्स्ट। और मुस्लिम पर्सनल लॉ किस पे बेस्ड है, उसके रिलीजियस टेक्स्ट पे क्या है, बेस्ड है गाइस। ठीक है, अगर हम बात करें भाई नॉर्थ ईस्ट में देयर आर मोर देन 200 ट्राइब्स, वहाँ पे 200 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं, वो उनके खुद की कस्टमरी लॉज हैं, उनके खुद की रिचुअल्स हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोटेक्ट करता है कुछ लोकल कस्टम्स को, लाइक जस्ट लाइक हम टॉकिंग अबाउट नागालैंड का कुछ अपना डिफरेंट कस्टम है,
उसके कुछ रिचुअल्स हैं, उसके कस्टमरी लॉज हैं, मेघालय का, मिजोरम का, एंड इवन आफ्टर द डिफरेंट रेशियोज। अगर हम बात करें भाई रिफॉर्म किया गया हिंदू लोग को इन स्पाइट ऑफ कोडिफिकेशन के बावजूद भी हम प्रोटेक्ट करते हैं क्या, कस्टमरी प्रैक्टिसेस को, ठीक है। वहीं बात करें जिस गोवा की, गोवा में क्या है, एट प्रेजेंट द ओनली स्टेट इन इंडिया विद यूनिफॉर्म, गोवा ही ऐसा स्टेट है जिसके पास सिर्फ अपना ऐसा स्टेट से यूनिफॉर्म सिविल कोड है गाइस। क्योंकि बात करें पुर्तगीज सिविल कोड आया था वहाँ 1867 में, जो उसका पास्ट है, वहाँ उन्होंने क्या किया, इसको कंटिन्यू किया एंड इम्प्लीमेंट किया आफ्टर इंडिया, जब गोवा को एनेक्स किया 1961 में, गोवा को भारत में मतलब लिया गया, इंडिया का पार्ट बना दिया गया। एंड ये अप्लाई होता है सारे जितने भी गोवा वासी हैं रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजियस एथनिक कम्युनिटी, चाहे वो कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हो या किसी भी एथनिक। वहीं पुर्तगीज कोड की बात करें, इज़ नॉट ए कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, और उसके कुछ प्रोविजन हैं जो रिलीजियस बेसिस पे थे, जो कि नोटेबल किए गए हैं। कुछ हिंदू मैन बीइंग, चाहे बाइगेमी है यानी कि जो दो वाइफ रखते हैं, द वाइफ फेल्स टू डिलीवर ए चाइल्ड, जो कि बाइगेमी उसे कहते हैं, इफ़ द वाइफ फेल्स टू डिलीवर ए चाइल्ड, यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, बच्चा देने के लिए वो पर्पजफुली रेडी नहीं होती है या नहीं हो पाता है बाय द एज ऑफ 25, और मेल चाइल्ड बाय द एज ऑफ 30, दिस इज द बाइगेमी एंड द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ। तो मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल गाइस, तो दो टॉपिक्स को हमने गाइस कवर किया इसमें। पहला टॉपिक था हमारा गाइस सेडिशन लॉ, और सेकंड आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। दीज आर कंप्लीट द टू टॉपिक्स with updated version in the classroom vision IAS, so please लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, इतना तो बनता है यार, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।